नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कुछ खास बताना चाहती हूँ। आज मैं कोई उपाय नहीं बताना चाहती, योग नहीं बताना चाहती दोस्तों। मेरे फेसबुक में मैसेंजर में एक दो लोगों ने कमेंट किया है, मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहती हूँ। उन्होंने, पवन जी हैं और स्वाति जी हैं, उन्होंने पूछा है कि दीदी क्या आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं और क्या कोई आपकी मदद नहीं करता और आप अपना जीवन इस तरह से बहुत परेशानी में काट रही हैं। तो दोस्तों आज मैं वीडियो के माध्यम से वो पवन जी को और स्वाति जी के साथ साथ अपने और भी फेसबुक परिवार को, यूट्यूब परिवार को, सभी को कुछ खास जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरी किस तरह से कौन मदद करता है। दोस्तों रिश्तेदार सभी के होते हैं दोस्तों, जो गरीब होते हैं, भीख मांगते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं और तब भी कोई मदद किसी की नहीं करता। ये संसार है दोस्तों, जहाँ तक स्वार्थ जुड़ा है, जब किसी से अपना स्वार्थ होगा तभी लोग मदद करते हैं और इसके अलावा कोई मदद किसी की नहीं करता है। हाँ, बिरले कुछ ऐसे नामचीन लोग होते हैं, बहुत ख़ास लोग होते हैं जिनको आपके सुख दुख से लेना देना होता है और वो आपकी मदद करने की सोचते हैं, लेकिन ये आंकड़ा बेहद कम होता है। मदद करने वालों का आंकड़ा कम होगा, लेकिन आपकी जड़ें काटने वालों का आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। दोस्तों मेरे भी जीवन में मदद करने वालों का आंकड़ा कम है, लेकिन परेशानी उत्पन्न करने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मदद तो लोगों ने ज़्यादा नहीं करी और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं करी उन लोगों ने और भी मुझे परेशान करने का सिस्टम बनाया। दोस्तों जब से मेरे पति ना रहे तब से लेकर अभी तक में बहुत सारे ऐसे सामने चेहरे मेरे आए, उन चेहरों ने मुझे एहसास कराया कि वाकई कोई किसी का नहीं होता। दोस्तों शुरुआत से ही मेरे ऊपर दबाव बनाने से लेकर फिर कुछ खास रिश्तेदारों द्वारा मेरी दूसरी शादी का प्रस्ताव लेकर और फिर कुछ रिश्तेदारों का दिमाग लगाकर मेरे घर में ठहराव लेने का कि कहीं कानपुर में आए तो इनके यहाँ ठहराव लें, इस तरह का बहुत तरह के लोगों ने दिमाग लगाए। और दोस्तों कुछ रिश्तेदार ऐसे भी रहे कि जब मैंने अपने जीवन की कोई समस्या बताई तो मदद तो वो कर ही ना सके, लेकिन ज्ञान ज़बरदस्त दिया। दोस्तों जब मैंने अपनी बेटी के बारे में जानकारी दी, जहाँ तक मुझसे कंट्रोल हुआ मैंने कोशिश की, लेकिन जब मेरा हाथ खाली हो गया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैंने जब ये जानकारी लोगों को दी, अपने ख़ास रिश्तेदारों को, दोस्तों जो लोगों ने मुझे बात बोली, दोस्तों मैं वो क्या बताऊं, कभी कभी सोच कर बड़ी तकलीफ़ होती है। दोस्तों लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि बेटी जैसी है, जिस अवस्था में है उसको स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे पास ना कुछ है ना कोई है, इसलिए उसे लिए लिए कहाँ घूमोगी। जो कमी है उस कमी को स्वीकार करो। और तो मैंने कहा कि ऐसे तो मेरी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों अगले व्यक्ति ने ये कहा कि कोई बात नहीं है, बेटी में कमी है, ऐसे ही रहो और बस पाल पोस कर बड़ा कर दो और आगे कमी वाले ही लड़के को ढूंढ कर उसकी शादी कर दो। दोस्तों किस तरह के लोग सोचने वाले हैं। दोस्तों मैं एक माँ हूँ और एक माँ कभी हार नहीं मानती। दोस्तों मेरे जीवन में बहुत सारे लोग जुड़े और कुछ कुछ दिन साथ चलकर पीछे हट गए, कुछ लोगों ने थोड़ा और आगे साथ निभाया और एक एक करके अधिकांशतः सब छूटते गए। दोस्तों छूटने का कारण मैं सब जानती हूँ। दोस्तों पहली बात तो मैं किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकती। दोस्तों अगर लोगों ने मेरी मदद की है तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि मैं पलट कर अभी मदद करने की किसी के लायक नहीं हूँ। अगर आपने मदद करी है जहाँ पर और जिस स्वार्थ से करी है, उस स्वार्थ को मैं पूर्ति कभी नहीं कर सकती। मैं आपको दुआ दे सकती हूँ, आपकी बढ़ोतरी के लिए दिन दूनी रात चौगुनी की प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमने मदद करी है यहाँ पर और ये अब एक पैर केवल हमारे पास खड़ी रहे, तो दोस्तों मैं नहीं खड़ी रह सकती, क्योंकि मेरा भी एक सिस्टम है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। और जहाँ पर आपने मेरी मदद करी है उसका मैं एहसान मानती हूँ, लेकिन अब ये नहीं है कि उस एहसान के
बोझ के तले मैं इतना दब जाऊं कि मैं अपना स्वाभिमान गिरवी रख दूं और अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दूं। दोस्तों, मेरा आत्मसम्मान और मेरा स्वाभिमान सर्वोपरि है। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे गिराने के बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो कभी मदद नहीं करी, लेकिन मुझे गिरते हुए देखने का बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। और दोस्तों, उन्हीं में कुछ खास रिश्तेदार बहुत ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे आगे भविष्य तक की सारी भूमिका रच डाली। दोस्तों, आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये समय है और समय किसी का नहीं हुआ है। अगर आज आप अर्श पर हो तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी आप अर्श पर होगे, और अगर आज मैं फर्श पर हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जीवन भर फर्श पर ही रहूँगी। दोस्तों, कुछ रिश्तेदारों ने बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर मुझे माइंडली डिस्टर्ब किया। और दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे भविष्य तक का सारा अनुमान लगा लिया। और कई लोगों से मैंने सुना है, जो लोग दूसरों से बात करते हैं, क्योंकि वही रिश्तेदार आपके हैं वही रिश्तेदार मेरे हैं, और अगर आप कोई बात कहेंगे तो वो घूम फिर कर चाहे जितने भी दिन में मेरे पास आए, लेकिन आएगी। दोस्तों, अब पहले लोग सोच रहे थे कि ये किस तरह से अकेले बेटियां पालेगी, पालने की बात थी, और सोच रहे थे कि कैसे अपना जीवन काटेगी। और जब मैं बेटियां पालने लगी, साल 6 महीना हुआ, उसके बाद दोस्तों कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि अब बेटियों की पढ़ाई कैसे पूरी करेगी। दोस्तों, एक मेरे रिश्तेदार हैं, और उन्होंने जब मेरे पति नहीं रहे थे और सभी लोग इकट्ठा हुए थे, वो कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक रिश्तेदार के मुंह से निकला था कि अपनी बच्चों की तरह मैं इन बेटियों को भी, जितना अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा उतना ही इन बेटियों को भी पढ़ाऊंगा। मैंने उनका चेहरा देखा, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्थितियां मेरे पास की जो मुझे झूठ और सच का तुरंत पता चल जाता है। दोस्तों, मैंने उनका चेहरा बहुत ख़ास दृष्टि से देखा और मुझे वो सफ़ेद झूठ मालूम था। दोस्तों, समाज में तो वो ऐसा ही बड़े सर उठाकर बोले कि जितना मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा इतना ही इन दोनों बेटियों को पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। आज तक उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी बेटियों की फ़ीस कहाँ से आती है, आपकी बेटियों की कॉपी किताबें कैसे आती हैं, आपकी बेटियों की कोचिंग का खर्चा कैसे आता है, किस तरह से आप बेटियां पढ़ाती हैं। दोस्तों, अपने बच्चों और दूसरे के बच्चों में तुलना करना कि मैं अपने बच्चों के ही समान दूसरे के आपके भी बच्चों को मान रहा हूँ, ये कह देना और कर देना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, अपने बच्चों के लिए आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए आप वहीं तक करेंगे जहाँ तक आपका स्वार्थ होगा, और अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप पीछे हट जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में कुछ लोगों ने मुझे और झुकते हुए देखना चाहा, और मैं नहीं झुकी। जैसे तैसे मेरा काम चल रहा है और बेटियां धीरे धीरे पढ़ रही हैं। एक का इस साल हाई स्कूल है और बड़ी वाली का इस साल इंटर है। और दोस्तों, मेरी बेटियों ने किस तरह से पढ़ा है मैं कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बात पड़ी है तो मैं बताना चाहती हूँ। दोस्तों, मेरे मोहल्ले में जब 2025 में हाई स्कूल और इंटर का रिज़ल्ट निकला था, तो दोस्तों मोहल्ले में बहुत सारे बच्चों का हाई स्कूल और इंटर था, और लगभग सभी बच्चे अच्छे घरों से हैं, पैसे वालों के घरों से हैं। और दोस्तों, जब रिज़ल्ट निकला था, मैंने सभी का रिज़ल्ट देखा, अपनी बेटी का रिज़ल्ट देखा, और दोस्तों सभी लोगों के बच्चों का जो स्कूल का सिस्टम था, सारी कॉपी किताबें थीं और सारे नए अनसॉल्व्ड पेपर लिए गए थे, और उसके बाद मोहल्ले का कोई भी बच्चा 70% से ऊपर नहीं गया। और दोस्तों, मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि बताने से कुछ लोग दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत समस्या है इनके जीवन में, और जो
ठीक लोग हैं, उनका नज़रिया ठीक रहता है, वो सोचते हैं कि नहीं चलो बहुत बेचारी हैं। दोस्तों, मेरी बेटी ने पुरानी किताबों से पढ़ा था, क्योंकि नई किताबें बहुत महंगी हैं, और मैंने इसको परेड बाज़ार से पुरानी किताबें दिलाई थी। और दोस्तों, पुरानी किताबें होने में ये फ़र्क पड़ा कि जो लेसन नई किताबों में फर्स्ट लेसन था, वही पुरानी किताबों में 5th या 6th लेसन था। इस तरह से बेटी के पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी आई। बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी, इस तरह से लेसन का आगे पीछे होता है, और वहाँ पर जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो वो फर्स्ट लेसन पढ़ा रहे होते हैं, और मेरी किताबों में वही 5th या 6th लेसन है। ऐसा ही सारी किताबों में हो रहा है। दोस्तों, मैंने तब बेटी को एक टिप बताई। मैंने कहा कि एक दिन करके एक एक किताब एक अपनी सहेली से लेकर आओ और उसको लेकर आओ। मैं यहाँ घर पर उसके लेसन देखकर तुम्हारी किताब में लेसन के टिक लगा दूँगी, लेसन के नंबर लिख दूँगी, और उसी हिसाब से नंबर लिखे हुए वो तुमको मालूम होगा, मैं तुम्हें बता दूँगी। तुम्हें मालूम होगा जब वहाँ स्कूल में टीचर पढ़ाएं तो वैसा ही लेसन खोल कर पढ़ना। दोस्तों, करीब 10 दिन तक लगातार मेरी बेटी ने ऐसा ही किया। किताबें सहेली की लाती थी और घर पर मैं उसके नई किताबों के लेसन देखकर पुरानी किताबों में लेसन के नंबर लिखती थी। तब मेरी बेटी स्कूल में उस चीज़ को समझ पाती थी, नहीं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाती थी। टीचर अगर 5th लेसन पढ़ा रहा था तो इनके वाली बुक में फर्स्ट लेसन पढ़ा रहा था। ऐसा सभी किताबों में था। और दोस्तों, जब अनसॉल्व्ड पेपर की बात आई, जब मेरी बेटी ने नवंबर दिसंबर में बोला कि मम्मी, अनसॉल्व्ड पेपर इस समय ज़रूरी हैं, और स्कूल में तो नहीं पढ़ाए जाते लेकिन कोचिंग में टीचर अनसॉल्व्ड पेपर पढ़ा रहे हैं और मुझे ज़रूरी हैं। तो मैंने बेटी से कहा कि बेटा, अनसॉल्व्ड पेपर महंगे पड़ेंगे, एक 100 150 का पड़ता है, और 6 विषय हैं और 600-700 रुपये इसमें लग जाएंगे। दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कह के बात ख़त्म कर दी, लेकिन मेरी बेटी ने दिमाग लगाया। दोस्तों, यहीं हमारे घर के पास, रामलीला के पास में एक दुकान है। वो मेरे पति की परिचित दुकान थी। वो मेरे पति को बहुत अच्छे से जानते थे, और जब से पति न रहे तो मेरी बेटी उसी के यहाँ से छोटे मोटे पेन और रजिस्टर लेने जाती थी। और मेरी बेटी उसके पास गई और उन दुकानदार से कही कि अंकल, मुझे अनसॉल्व्ड पेपर चाहिए, लेकिन नए नहीं चाहिए, पुराने चाहिए। तो बेटी ने आकर बताया कि वो थोड़ी देर मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे और बोले कि बेटा, आज नहीं, तुम कल आना, कल हम तुमको अनसॉल्व्ड पेपर देंगे। और दूसरे दिन जब मेरी बेटी गई तो दोस्तों, उन्होंने 2019 से लेकर 2020 तक कुछ अनसॉल्व्ड पेपर 2019 के थे और कुछ अनसॉल्व्ड पेपर 2020 के थे। दोस्तों, 10 रुपये प्रति अनसॉल्व्ड पेपर उन्होंने दिया, और मेरी बेटी ने 2025 की परीक्षा दी और अनसॉल्व्ड पेपर पढ़े 2019 और 20 के। और दोस्तों, मोहल्ले के सारे बच्चों ने 2025 की परीक्षा में 2024 के ही और 25 के ही अनसॉल्व्ड पेपर पढ़े। और उसके बाद दोस्तों, मोहल्ले के सारे बच्चों के जो भी रिजल्ट निकला वो 70% से नीचे था, किसी का ऊपर नहीं गया। और मेरी बेटी पुराने अनसॉल्व्ड पेपर पढ़कर भी 77.33% नंबर लाई थी। दोस्तों, उसके बाद अब मेरी बेटी का इंटर है और छोटी वाली का हाई स्कूल है, और आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती है, तो ईश्वर ही जाने। बेटी मेहनत कर रही है, लेकिन जिम्मेदारियां भी उठा रही है। दुकान का सामान लाना होता है, दुकान में बैठना भी होता है, स्कूल भी जाना होता है, और कोचिंग अभी हाल मैंने बंद करा दी थी क्योंकि कुछ अराजक तत्वों की वजह से। लेकिन कोचिंग फिर भी शुरू करूँगी 1 महीने बाद, क्योंकि अभी मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा, और धीरे से कोचिंग फिर शुरू करूँगी। और जहाँ तक आने जाने का सवाल है, तो मौसम भी ठीक हो जाएगा दोस्तों, मैं खुद लेकर जाऊँगी और लेकर आऊँगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अब जो मेरे कुछ खास रिश्तेदार हैं, वो मुझे कई लोगों की बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी से कोई बात कहोगे और मुझे सुनने को नहीं मिलेगी, सारी बातें सुनने को मिलती हैं। अब जब कहीं से बात नहीं मिलती तो लोगों से पूछते हैं कि इस समय बेटियों का क्या हाल है, इस समय मेरे बारे में पूछते हैं कि क्या हाल है। और जब वो रिश्तेदार बताते हैं कि बेटियां पढ़ रही हैं और वो भी ठीक हैं,
तब वही कुछ खास लोगों के बारे में बता रही हूँ। सभी की बात नहीं है दोस्तों, कुछ खास जो ज़्यादा ओवर माइंडेड वाले लोग हैं उनके बारे में बता रही हूँ। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहती और अभी तो कोई बात नहीं है, बेटियां पढ़ रही हैं, चलो हाई स्कूल इंटर निपटा लेने दो, निपट जाएंगी और उसके बाद में क्या करेंगी। इतना पैसा तो इनके पास है नहीं कि कोई टेक्निकल कोर्स करा लें, और इतना भी पैसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कराएंगी, क्या कराएंगी। और ठीक है, देखते हैं। और अभी ये साल 2 साल बाद बेटियों की शादी करने के लिए सोचेंगी, और जब शादी करने के लिए लड़का ढूंढने की बात आएगी और शादी में प्रबंध करने की बात आएगी, पैसा लगाने की बात आएगी, तब तो ये झुकेंगी आकर, तब तो आकर हम लोगों के पैरों पर गिरेंगी। और जाएंगी कहाँ, आएंगी नहीं तो जाएंगी कहाँ। तो दोस्तों, आप लोगों की, जिन लोगों की ये मानसिकता है, मैं सभी को टारगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन्हीं रिश्तेदारों को टारगेट कर रही हूँ जिन्होंने ऐसा बोला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि ऐसी बेटियाँ भगवान सबको दें। मेरी बेटियाँ बेहद समझदार हैं, और जो आपने अभी सोच रखा है कि अब जब बेटियों की शादी होगी तो मैं लड़का ढूंढने से लेकर शादी का प्रबंध और खर्चा करने तक के लिए मैं आपके पैरों पर गिरूंगी, आकर आप लोगों से गिड़गिड़ाऊंगी, तो ये आप लोगों की बहुत भूल है। दोस्तों, मेरा सर, मुझे विश्वास है कि मेरी बेटियां कभी नहीं झुकने देंगी। दोस्तों, जब ये बात मुझे सुनने को मिली, और जब सुनने को मिली मेरी बेटियां भी मौजूद थीं, क्योंकि जिन रिश्तेदारों के माध्यम से ये बात मेरे पास आई थी, उस समय मेरी बेटियां मेरे पास मौजूद थीं, और मैंने उनसे बस इतना ही कहा कि समय बड़ा बलवान होता है, और आज आप अर्श पर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन भर आप अर्श पर ही बने रहेंगे, और मैं फर्श पर हूँ तो ये मत समझना कि मेरा जीवन फर्श पर ही बीतेगा। दोस्तों, बस मैंने इतना ही कहकर बात का वहीं से बात ख़त्म कर दी। और दोस्तों, जब वो लोग चले गए, वो रिश्तेदार चले गए जिन्होंने ये सब बताया था, दोस्तों, उसके बाद मैंने अपनी बेटियों की तरफ बड़े ध्यान से देखा, और दोस्तों, तुरंत मेरी बेटियां आईं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों कंधों पर आईं और तुरंत हमसे बोली। दोस्तों, मेरी बेटियां बहुत समझदार हैं। दोनों बेटियां तुरंत बोलीं कि मम्मी, इन लोगों की बातों को कभी दिल में मत लेना। इन लोगों ने जो कहा, एक कान से आपने सुना, दूसरे कान से तुरंत निकाल दो, क्योंकि मम्मी ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सर झुकेगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, कई लोग, बेटियों ने भी बताया कि कई लोगों ने हमसे पूछा है कि इंटर हो जाएगा उसके बाद क्या करोगी। मैंने यही जवाब दिया है कि पता नहीं है क्या करेंगे, कुछ निर्धारित नहीं है। एक लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों कि अभी तक कुछ निर्धारित नहीं किया, तो हमने बस इतना ही कहा कि जो ईश्वर कराएगा वो करेंगे, और मुझसे बताया कि मैंने ये जवाब दिया है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरी बेटियों ने कहा कि मम्मी, ना आपका सिर पहले झुका था ना झुकेगा, और दोनों बेटियों के यही बोल थे कि मम्मी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग कामयाब हो जाएं, और अगर कदाचित हमारी तकदीर साथ नहीं दी और हम कामयाब नहीं हुए तो भी हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। किसी भी रिश्तेदार के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमारे लिए लड़का ढूंढें और उसके बाद हमारी शादी का प्रबंधन करें। मेरी बेटियों ने तुरंत कहा मुझसे कि मम्मी, आप ना झुकी हो ना झुकोगी, हम झुकने नहीं देंगे आपको। और जहाँ तक शादी का सवाल है, मैंने कहा बेटा, मजबूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। बेटियों ने कहा सब कुछ हाथ में है, अगर आपके हाथ में नहीं है तो वो हम आप को ला कर देंगे। दोस्तों, मेरी बेटियों ने कहा कि अगर कदाचित तकदीर हमारी नहीं साथ दी और हम कामयाब नहीं हुए तो हम ब्रह्म समाज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और सम्मेलन से शादी करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करो, और हम शादी की वजह से आपका सिर नहीं झुकने देंगे। पहली बात तो कोशिश पूरी करेंगे, पूरा दम लगा देंगे कि कामयाब हों, लेकिन अगर तकदीर ने साथ नहीं दिया तो हम आपका सिर झुकने नहीं देंगे। ब्रह्म समाज में अपना
रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना सम्मेलन में शादी करेंगे, वहाँ ना तो किसी रिश्तेदार को खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी को प्रबंधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग आपको झुकाने के लिए बैठे हैं, जो रिश्तेदार सोचते हैं कि नहीं झुक कर के ये सबसे गिड़गिड़ाएंगी, तो मेरी बेटियां बोलें कि नहीं मम्मी, जैसा समय आएगा हम लोग झेल लेंगे, क्योंकि जीवन में मजबूत रहना हमने आपसे सीखा है और झुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। वहीं पर झुकेंगे जहाँ पर जायज़ होगा, लेकिन नाजायज़ किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो दोस्तों, मैं उन रिश्तेदारों को ये वीडियो के माध्यम से, सारे मेरे रिश्तेदार वीडियो देखते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं, और कुछ उनके जो बच्चे हैं वो दूर हैं, देश विदेश हैं, कुछ कहें मतलब अब देश विदेश ही कहा जाएगा अगर आपके क्षेत्र से बहुत दूर हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखते भी हैं और उसके बाद अपने लोगों को शेयर भी कर देते हैं। तो दोस्तों, मुझे सब पता है आप देखते हो, मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं इतना आपके बारे में नहीं सोचती, क्योंकि मैं तो भगवान का चिंतन करती हूँ। लेकिन कभी कभी अगर कुछ मुझे एहसास हुआ और मैं किसी के बारे में कोई चिंतन करती हूँ, तो मुझे सब पता होता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग है, आपकी मंशा क्या है, और कहाँ किस हद तक आप मुझे झुकते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी बेटियों की बातें सुनकर आपको पता चल गया होगा। अगर आप मेरा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो दोस्तों, आप मेरा भविष्य, रिश्तेदारों से मैं कहना चाहूँगी कि मेरा भविष्य मत निर्धारित करिए, क्योंकि किसी का भी भविष्य हो जो सब ईश्वर निर्धारित करते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन जो आप लोगों की मंशा है मुझे झुकाने की, वो आपकी गलत है। मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो नहीं सोचा कि आप कहीं झुकें, लेकिन फिर भी आपकी ऐसी सोच है, क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। जो आपने कहा मैंने वो नहीं किया, जो आपने मुझे रिश्ते दिए मैंने रिजेक्ट किए, और उसी के पीछे आपने मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा सोचा, मुझे झुकाने की सोची। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दोस्तों, आप हो, हम हो, सभी ईश्वर के नीचे हैं, और कभी भी अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, हम इस धरती पर मेहमान हैं और यहाँ के मालिक नहीं हैं। अगर आज आप फर्श पर हैं तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, अगर आप अर्श पर हैं तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। जिस दिन ईश्वर जैसा बदलाव चाहेगा, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पटकते हुए ईश्वर को देर नहीं लगती। और दोस्तों, अगर मेरे पति गए हैं तो मैं एक सवाल सभी रिश्तेदारों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सभी लोग अमर हो? क्या आप लोगों ने अमरत्व का वरदान ले रखा है? क्या आप लोग इस दुनिया से नहीं जाओगे? दोस्तों, इस दुनिया से सभी को जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। दोस्तों, अमृत का वरदान कोई नहीं लिए है, बस ये है कि मेरे पति समय से पहले चले गए, इसलिए मेरा सारा सिस्टम बिगड़ गया, मेरा खेल बिगड़ गया और मैं लोगों के अधीन हो गई, और लोगों ने मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाने की सोची। लेकिन दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि अगर मेरी मदद ना करें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने की और मेरी जड़ें काटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, बार बार कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे आप मेरे साथ अच्छाई ना करें तो मेरे साथ बुराई ना करें, मुझे नुकसान भूल कर भी पहुंचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो जो नुकसान पहुंचाने की क्रिया आप लोग करते हैं तो अगर उसका 1% भी मैंने पलटवार कर दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि आपको तो किसी के पास जाना पड़ेगा ये सारी सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास सारा सिस्टम बना बनाया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हो सके तो सभी के साथ आप अच्छा करो। मैं केवल अपने लिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ अच्छा करो, हो सके तो सभी के साथ अच्छा करो, और अगर मेरे साथ खास करके अच्छा ना कर पाओ तो मेरे साथ बुरा करने की कोशिश ना करना, क्योंकि इस बुराई का 1% भी अगर मैंने वापसी दे दी आपको तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। लेकिन
ये मेरी चेतावनी है और मैं ऐसा करती नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं करती दोस्तों। बहुत चीज़ें मैंने झेली हैं, बहुत कुछ सहा है, लेकिन ऐसी चीज़ों के खिलाफ़ हूँ मैं ऐसा करना उचित नहीं समझती, क्योंकि कोई पावर आपके पास है, उसका आप गलत प्रयोग करते हैं तो उसके आप भुक्तभोगी होंगे, उसका आपको दोष लगेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कुछ ख़ास लोगों से। और ये मेरा वीडियो सभी लोग देखते हैं, सभी के पास जाता है, जो मुझे देखकर मेरे लिए भविष्य निर्धारण करते हैं उनके लिए भी है, उनके पास भी जाता है। और जो मेरे साथ जाकर ये दुनिया भर के तांत्रिकों के पास और मुल्लों के पास जाते हैं लोग, उनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचता है। तो बस मैं उन्हीं लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि आपको तो जाना पड़ेगा, कहीं पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन ना तो मुझे कहीं जाना है और ना ही मुझे पैसा खर्च करना है। और इसीलिए अगर मुझे आप फ़ायदा ना पहुँचाएँ तो नुकसान पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। क्योंकि जब एक सीमा टूट जाती है, जब आप किसी सामने वाले को दौड़ाते हैं और डर के मारे वो व्यक्ति दूर भागता है, काफ़ी दूर तक जाता है और आप दौड़ाते ही चले जाते हैं, तो आप थोड़ा ही दौड़ाइए तो आपकी जीत हो जाएगी। लेकिन अगर आप बराबर उसको दौड़ाते रहेंगे तो वो व्यक्ति कब तक आपका लिहाज करेगा, और उसके बाद वो अपने आप को मजबूत बनाकर खड़ा हो जाएगा पलटकर। और जब वो पलटकर खड़ा हो जाएगा तो आपका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, आपका कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह से ये स्थितियां हैं कि बस मुझे उतना ही टारगेट करने की कोशिश करना, उतना ही मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना कि उस नुकसान का 1% भी अगर आपके अंदर झेलने की क्षमता हो, इससे ज़्यादा मुझे नुकसान मत पहुंचाना। क्योंकि माइंड एक जैसा सभी का नहीं रहता है, और अगर कोई मैटर हुआ, माइंड ज़्यादा ख़राब हुआ तो स्थितियाँ आपके लिए भी ख़तरनाक बन सकती हैं। और बस यहीं मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ दोस्तों। मैं फिर से एक बार सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो हम सभी को अच्छा करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो फिर उसको उसी हाल में छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए दोस्तों। कर सको तो अच्छा करो, और अगर किसी को आप ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते तो उसे गिराने की कोशिश मत करो दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और मैंने अपने लोगों को टारगेट जो मैंने बताया, जो मैंने कहा, उस पर मैं उतना ही कहना चाहती हूँ कि फिर से एक बार कि इतना नुकसान पहुँचाएं किसी को कि किसी की आत्मा से आवाज़ न निकले, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ख़तरनाक होती है और उससे ईश्वर भी नहीं किसी को बचा पाए हैं। तो बस अपने आप से मतलब रखें, अपने काम से काम रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचें और किसी को गिराने की मत सोचें। अगर आप लोग मेरे वीडियो से सहमत हैं, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर मेरे वीडियो में आपको मेरी गलती नज़र आए और या फिर किसी सामने वाले की गलती नज़र आए, मेरे रिश्तेदारों की गलती नज़र आए, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।